क्या आपने कभी सोचा है कि एक एफबीआई हॉस्टेज नेगोशिएटर, जिसके एक गलत शब्द, एक छोटी सी गलती या एक गलत टोन से किसी मासूम इंसान की जान जा सकती थी, वो आखिर अपना नेगोशिएशन कैसे करता था? सोचिए उस प्रेशर के बारे में जहां सामने वाले के पास हथियार है और आपके पास सिर्फ आपके शब्द। वहां कोई अनडू बटन नहीं होता। आज हम जानेंगे वो गहरे और हैरतअंगेज राज जो क्रिस वॉस ने एफबीआई में 24 साल बिताने और कई जिंदगियां बचाने के बाद सीखे। ये वो अजीम तरीके हैं जो सिर्फ आतंकवादियों पर ही नहीं, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, आपकी सैलरी नेगोशिएशन से लेकर आपके बिजनेस डील्स और यहां तक कि घर की बहस में भी उतने ही असरदार हैं। हम सबने किसी ना किसी मोड़ पर अपनी जिंदगी में ये बेचैनी महसूस की है कि हम नेगोशिएशन में हार जाते हैं। चाहे वो बॉस से सैलरी बढ़ाने की रिक्वेस्ट हो, किसी नए क्लाइंट के साथ प्रॉफिटेबल डील क्रैक करनी हो, या फिर अपने ही पार्टनर के साथ किसी आम सी बात पर डिसएग्रीमेंट हो। हम हमेशा सोचते हैं कि हम सही हैं। हम लॉजिकल पॉइंट्स बनाते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं और सोचते हैं कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स सामने वाले को हरा देंगे और कन्विंस कर लेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? बार बार ऐसा नहीं होता। हमारी बातें बहस में बदल जाती हैं और रिजल्ट वही 0 निकलता है। लेकिन आज सब कुछ बदल जाएगा। इस ऑडियो बुक में आप एक ऐसी दुनिया में कदम रखेंगे जहां आप सीखेंगे कि नेगोशिएशन दिमाग का नहीं, दिल का खेल है। आप जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे इमोशनल टूल्स और साइकोलॉजिकल हैक्स से आप किसी भी बातचीत का रुख अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। और सबसे कमाल की बात, आप ये सब करेंगे बिना किसी से झगड़ा किए, बिना सामने वाले को नीचा दिखाए और उस इंसान को ये महसूस कराए बिना कि उसने हार मानी है। अगर आप पहली बार एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स पे आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे ऐसी बहुत काम की और लाइफ चेंजिंग बातें आने वाली हैं जो आपकी जिंदगी का नजरिया बदल देंगी। क्रिस वॉस का इस किताब में सबसे बड़ा और शॉकिंग दावा यह है कि नेगोशिएशन एक लॉजिकल, रीजन बेस्ड प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन समझ लेते हैं। वॉस कहते हैं कि नेगोशिएशन असल में एक इमोशनल और इंफॉर्मेशन ड्रिवन प्रोसेस है। पुरानी स्कूल की नेगोशिएशन ट्रेनिंग जो हमें सालों से सिखाई जा रही है, वो हमें सिखाती है कि हम अपना केस तर्कों, डेटा, फैक्ट्स और फिगर से बनाएं। हमें सिखाया जाता है कि एक लिस्ट बनाओ कि हम क्यों सही हैं। लेकिन वॉस एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। इंसान पहले अपनी फीलिंग्स और इमोशन से डिसाइड करता है और उसके बाद अपने उस इमोशनल डिसीजन को दुनिया के सामने सही साबित करने के लिए लॉजिक ढूंढता है। इंसान एक लॉजिकल मशीन नहीं है जो इमोशंस फील करती है, बल्कि इंसान एक इमोशनल मशीन है जो सोचने का दिखावा करती है। जब तक आप सामने वाले के इमोशंस को एड्रेस नहीं करते, आपका कोई भी लॉजिक, कोई भी डेटा उसके दिमाग के दरवाजे नहीं खोल सकता। अब समझते हैं कि इसके पीछे की गहरी सोच क्या है और ये पुरानी ट्रेनिंग आखिर रियल वर्ल्ड में गलत क्यों साबित होती है। अगर आप एक 980S और 90S की बात करें तो ट्रेडिशनल नेगोशिएशन मॉडल्स का बोलबाला था। जैसे गेटिंग टू यस जैसी मशहूर किताबों में सिखाया गया रैशनल बार्गेनिंग। इन किताबों और हार्वर्ड के बड़े बड़े प्रोफेसर्स का मानना था कि दोनों तरफ के लोग अपने रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट को तोल-मोल कर फैसला लेते हैं। इनका मॉडल कहता था कि इमोशन को रूम के बाहर छोड़ दो और सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस करो। लेकिन क्रिस वॉस, जो एफबीआई के सबसे एक्सपीरियंस्ड और लीड इंटरनेशनल हॉस्टेज नेगोशिएटर रहे हैं, अपने फील्ड एक्सपीरियंस से बताते हैं कि रियल लाइफ ऐसे काम नहीं करती। एक बैंक रॉबर जिसके चारों तरफ पुलिस खड़ी है, या एक किडनैपर जो एक्सट्रीम प्रेशर में है, वो लॉजिकल नहीं होता। वो रैशनल होके अपने फायदे नुकसान की लिस्ट नहीं बनाता। वो गुस्से में होता है, डरा हुआ होता है और पैनिक कर रहा होता है। और सच तो ये है कि डेली लाइफ में भी जब लोग प्रेशर में होते हैं, जैसे बॉस बजट कम होने पर या आपका पार्टनर गुस्से में, तो वो भी किडनैपर जैसी ही इमोशनल स्टेट में होते हैं। इसीलिए वॉस ने एक बिल्कुल नया और रेवोल्यूशनरी अप्रोच बनाया, जिसे उन्होंने नाम दिया टैक्टिकल एम्पैथी।
एम्पैथी का मतलब सिर्फ हमदर्दी दिखाना नहीं है। टैक्टिकल एम्पैथी का मतलब है सामने वाले की इमोशंस को बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से समझना, उसकी करंट स्टेट ऑफ माइंड को आइडेंटिफाई करना और उन्हें वैलिडेट करना। यह सबसे पहला कदम होता है, ना कि अपना पॉइंट प्रूव करना। आप उन्हें दिखाते हैं कि आप दुनिया को उनकी नजरों से देख रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले का गार्ड नीचे आ जाता है। इसको और बेहतर और प्रैक्टिकली समझने के लिए एक रियल सिचुएशन देखते हैं जहां ये अप्रोच जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन गई थी। क्रिस वॉस ने अपने एफबीआई करियर में कई सौ किडनैपिंग और बैंक रॉबरी हॉस्टेज सिचुएशंस को हैंडल किया। ऐसी ही एक हाई स्टेक सिचुएशन थी जहां एक परेशान पिता ने कुछ हालात का शिकार होकर एक ऐसी गलती कर दी जहां वो एक जगह बैरिकेड करके बैठ गया और बच्चों की सुरक्षा खतरे में थी। बाहर स्वॉट टीम खड़ी थी, स्निपर्स अपनी पोजीशन ले चुके थे और टेंशन अपने पीक पर थी। आमतौर पर एक नया या पुरानी सोच वाला नेगोशिएटर क्या करता? वो फोन करके कहता, देखो तुम चारों तरफ से घिर गए हो, बाहर आना ही तुम्हारे लिए लॉजिकल है। अगर तुम बच्चों को छोड़ दोगे तो हम तुम्हें कम सजा दिलवाएंगे। ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स है, लेकिन वॉस ने ऐसा कुछ नहीं किया। वॉस जानते थे कि वो पिता इस वक्त रैशनल नहीं है, वो डीपली डरा हुआ है। वॉस ने फोन पर उसे सीधा यकीन दिलाने या लॉजिक समझाने की कोशिश नहीं की। इसकी जगह उन्होंने उसकी फीलिंग्स को नाम दिया। उन्होंने एक टेक्निक यूज की जिसे लेबलिंग कहते हैं। वॉस ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त बहुत डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको डर है कि आप कोई गलत कदम उठा लेंगे जिससे सब बर्बाद हो जाएगा। ध्यान दीजिए, वॉस ने यह नहीं कहा कि डरो मत या शांत हो जाओ। उन्होंने सिर्फ उसके अंदर चल रहे तूफान को एक आईना दिखाया। इस एक छोटी सी लेबलिंग टेक्निक से एक चमत्कार हुआ। उस पिता को लगा कि आखिरकार किसी ने उसकी उस घुटन को समझा। उसका डिफेंसिव टेंशन अचानक कम हुआ, उसकी सांसें नॉर्मल होने लगी और वो वॉस पर भरोसा करने लगा। इस ट्रस्ट की वजह से आगे की बातचीत आसान हो गई और सिचुएशन बिना किसी नुकसान के रिजॉल्व हो गई। ये सिर्फ एफबीआई या क्रिमिनल्स की कहानी नहीं है। ये टेक्निक आपकी रोज की जिंदगी में, आपके करियर में और आपके घर में भी उतनी ही इफेक्टिवली काम आती है। सोचो, आप ऑफिस में अपने बॉस के पास बैठे हैं और साल के अंत में सैलरी हाइक मांग रहे हैं। पुरानी सोच आपको क्या सिखाएगी? जाओ, अपने पिछले 12 महीने के अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाओ, एक्सेल शीट दिखाओ, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स का डेटा दो और लॉजिकली आर्ग्यू करो कि आप 20% हाइक डिजर्व करते हैं। लेकिन रियलिटी क्या होती है? बॉस के ऊपर मैनेजमेंट का प्रेशर है, बजट्स फ्रीज है। जैसे ही आप अपनी लिस्ट खोलते हैं, बॉस का दिमाग एक्सक्यूजेस ढूंढने लगता है आपको नो बोलने के लिए। ये एक कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन बन जाती है। लेकिन अगर आप टैक्टिकल एम्पैथी का यूज करें तो क्या होगा? मीटिंग शुरू होते ही आप उनके इमोशंस और उनके प्रेशर को पहले एक्नॉलेज करते हैं। आप कहते हैं, मुझे पता है कि अभी कंपनी में कॉस्ट कटिंग चल रही है और इस वक्त मैनेजमेंट की तरफ से बजट अप्रूवल्स पास करना आपके लिए भी बहुत मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि मेरी हाइक रिक्वेस्ट आपको एक और टफ पोजीशन में डाल देगी। बूम! जैसे ही आप ये बोलते हैं, आपने बॉस के दिमाग का सारा डिफेंसिव शील्ड गिरा दिया। बॉस सोचेगा, वाओ, ये इंसान मेरी प्रॉब्लम समझता है। आपने उनकी तरफ से आने वाली रेजिस्टेंस को पहले ही शब्दों में ढालकर खत्म कर दिया। अब डिस्कशन एक टकराव नहीं, बल्कि एक कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन बन जाती है। अब सवाल ये उठता है कि हमारा दिमाग नेगोशिएशन में ऐसा अजीब रिएक्ट क्यों करता है? लॉजिक से हम चिस्ते क्यों हैं और एम्पैथी से पिघल क्यों जाते हैं? इसकी वजह हमारी बायोलॉजी और साइकोलॉजी में छुपी है। इंसान का दिमाग, स्पेसिफिकली एक हिस्सा जिसे अम्यगदला कहते हैं, किसी भी किस्म का थ्रेट, डिसएग्रीमेंट या अनसर्टेनिटी महसूस करते ही तुरंत डिफेंसिव मोड में चला जाता है। यह हमारा एक बेसिक, लाखों साल पुराना सर्वाइवल रिस्पॉन्स है, फाइट और फ्लाइट। जब सामने वाला गुस्से में हो या डिसएग्री कर रहा हो,
और आप उसको लॉजिक से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं बिना उसकी इमोशनल स्टेट को एक्नॉलेज किए, तो आप उसके दिमाग को और ज्यादा ध्यान से सुनने नहीं दे रहे। आप उसके अंदर के थ्रेट अलार्म को और जोर से बजा रहे हैं। हम और ज्यादा डिफेंसिव और जिद्दी हो जाते हैं। लेकिन जब कोई पहले हमारी फीलिंग्स को समझता है, उन्हें बिना जज किए एक्सेप्ट करता है, तो हमारा दिमाग अचानक सेफ फील करता है। अमेगदला का अलार्म बंद हो जाता है। दिमाग में ऑक्सीटोसिन और कामिंग केमिकल्स रिलीज होते हैं। सिर्फ और सिर्फ तभी जब हम इमोशनली सेफ महसूस करते हैं, हम ओपन माइंडेड होकर सामने वाले का लॉजिक या डेटा सुनने के काबिल बनते हैं। लेकिन जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, वही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसे किसी भी कीमत पर मिस मत कीजिएगा। अब थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलते हैं। किसी भी मुश्किल बातचीत से पहले, चाहे वो क्लाइंट के साथ हो या स्पाउस के साथ, अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछें। दूसरी तरफ वाला इंसान इस वक्त ठीक क्या फील कर रहा होगा? उसके सबसे नेगेटिव इमोशन या उसके डर को ढूंढो और बातचीत शुरू करते ही उस इमोशन को एक सेंटेंस में एक्नॉलेज करो। जैसे, मुझे लगता है ये डिसीजन आपके लिए भी काफी मुश्किल और स्ट्रेसफुल है, या ऐसा लग रहा है कि आप इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन को लेकर काफी दबे हुए हैं। ये छोटा सा स्टेप पूरी कॉन्वर्जेशन का टोन इंस्टेंटली बदल देता है। सामने वाला अटैक करने के बजाय आपकी बात से अग्री करने लगता है। तो चलिए अब देखते हैं आप आज ही इसी वक्त क्या कर सकते हैं इस पावरफुल टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए। आज किसी भी कॉन्वर्जेशन में, चाहे वो ऑफिस में लंच पर हो, फोन पर हो या घर पर, शुरू करने से पहले सामने वाले की इमोशनल स्टेट को साइलेंटली ऑब्जर्व करो। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उसकी टोन सुनो और एक लेबलिंग सेंटेंस दिमाग में तैयार रखो, जैसे ऐसा लगता है कि आप, या सुन के लग रहा है कि। इसे अपनी कॉन्वर्जेशन में ड्रॉप करो और चुप हो जाओ। इससे आप तुरंत फर्क महसूस करेंगे कि सामने वाला कैसे ओपन अप होता है। इस चीज को मास्टर करने के लिए आप एक 7 डे एक्शन प्लान फॉलो कर सकते हैं। पहले और दूसरे दिन हर रोज कम से कम एक कॉन्वर्जेशन में लेबलिंग टेक्निक ट्राई करो। बस ऑब्जर्व करो इमोशन और उसे एक आम सा नाम दो। तीसरे दिन से 5वें दिन तक एक माइनर नेगोशिएशन या डिसएग्रीमेंट में टैक्टिकल एम्पैथी यूज करो। अपना पॉइंट रखने से पहले दूसरे इंसान की पोजीशन को एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेज करो और उसका पेन पॉइंट उसके सामने रखो। और छठे और 7वें दिन अपने एक्सपीरियंस को किसी जर्नल या फोन में नोट करो। देखो कौन सी कॉन्वर्जेशंस में फर्क महसूस हुआ, सामने वाले का क्या रिएक्शन मिला और आपको कैसा फील हुआ। अगर आप इसे एक 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाना चाहते हैं, तो पहले 2 हफ्तों में लेबलिंग और टैक्टिकल एम्पैथी को अपनी डेली कॉन्वर्जेशंस का एक नेचुरल हिस्सा बनाएं। और आखिरी के 2 हफ्तों में इस टेक्निक को अपने हाई स्टेक सिचुएशंस में अप्लाई करो, जैसे अपनी आने वाली सैलरी नेगोशिएशन में, किसी बड़ी बिजनेस डील में या उन फैमिली डिसएग्रीमेंट्स में जो काफी पुरानी है। और फिर अपने रिजल्ट ट्रैक करो कि आउटकम कैसे बदला। अपने आप से कुछ सवाल पूछें। क्या आपने इस हफ्ते कम से कम 5 बार लेबलिंग टेक्निक एक्टिवली यूज की? क्या आपको सामने वाले इंसान का रेजिस्टेंस और गुस्सा पहले से कम महसूस हुआ? क्या किसी ऐसी कॉन्वर्जेशन का आउटकम पहले से बेहतर रहा जो हमेशा बहस में खत्म होती थी? एक आखिरी रिफ्लेक्शन क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना चाहिए। आखिरी बार कब आपने किसी से बात करते वक्त उनकी फीलिंग्स को पहले समझा और उन्हें वैलिड फील कराया, इससे पहले कि आप अपना आर्ग्यूमेंट या अपना पॉइंट रखने की जल्दी में थे? हमेशा याद रखें, नेगोशिएशन जीतने का रास्ता लॉजिक और बहस से नहीं, बल्कि दूसरे इंसान की इमोशंस को समझने और टैक्टिकल एम्पैथी दिखाने से होकर गुजरता है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे मिररिंग और लेबलिंग की एक ऐसी डीप और असली टेक्निक के बारे में, जो शायद इस पूरी किताब का सबसे प्रैक्टिकल और किसी पर भी तुरंत इस्तेमाल होने वाला साइकोलॉजिकल माइंड ट्रिक है। वो ट्रिक जिससे लोग खुद ब खुद आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको इस बेहतरीन ऑडियो बुक का ये पहला पार्ट पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका होस्ट
पंकज कुमार राज और आप सुन रहे थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। अगले पार्ट में हम बाकी बचे मेजर चैप्टर्स को और भी डीप डिटेल्स, अमेजिंग रियल लाइफ स्टोरीज और सॉलिड एक्शन प्लान्स के साथ कवर करेंगे। मिलते हैं अगले बहुत ही पावरफुल और माइंड ओपनिंग सेगमेंट में। अपना ख्याल रखें। क्रिस वॉस का दूसरा बड़ा सबक है मिररिंग। इसका मतलब है सामने वाले इंसान के आखिरी 1 से 3 शब्द दोबारा दोहराना एक क्यूरियस टोन में। यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा इंसानी साइकोलॉजी का प्रिंसिपल छुपा है। अब समझते हैं कि यह इतना सिंपल टूल इतना असरदार क्यों है। इंसान का दिमाग नेचुरली उन चीजों की तरफ खींचता है जो उससे मिलती जुलती है और उन चीजों से डरता है जो अलग होती है। जब आप किसी के शब्दों को दोहराते हैं तो उनका दिमाग अनजाने में महसूस करता है कि ये इंसान मेरे जैसा है, मुझे समझता है। इससे तुरंत एक सबकॉन्शियस कनेक्शन बन जाता है, बिना किसी बड़े एफर्ट के। ये टेक्निक इतनी प्रभावशाली है कि इसे जेडी माइंड ट्रिक भी कहा जाता है, क्योंकि इससे आप किसी बात से असहमत भी हो सकते हैं बिना रिश्ता बिगाड़े। इसको प्रैक्टिकल रूप में समझने के लिए एक रील उदाहरण देखते हैं। वॉस अपनी किताब में अपनी पहली हॉस्टेज नेगोशिएशन का जिक्र करते हैं, जहां मिररिंग टेक्निक ने उन्हें काफी मदद की थी। एक और उदाहरण जो कई समरीज में बताया जाता है, एक एम्प्लॉय अपने इंपल्सिव बॉस को हैंडल करने के लिए मिररिंग यूज करती है। जब उसका बॉस अचानक कहता है कि सब पेपरवर्क की 2 कॉपीज बना दो, तो वो सिर्फ इतना कहती है, सॉरी, 2 कॉपीज। इस छोटी सी रेपिटेशन से उसका बॉस रुक जाता है, अपनी बात पर दोबारा सोचता है और क्लैरिफाई करता है कि असल में क्या चाहिए, जिससे गलत काम होने से बच जाता है। अब देखते हैं आप इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कुलीग कहता है, मुझे ये प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं करना। आप सिर्फ उसके आखिरी 3 शब्द दोहराएं, टाइम पर कंप्लीट नहीं करना, एक क्यूरियस टोन में, और फिर चुप हो जाएं। अक्सर वो इंसान खुद ही अपनी बात आगे बढ़ाएगा और असली वजह बता देगा, जैसे रिसोर्स की कमी या किसी और दबाव की बात। अब सवाल यह है कि इसके बाद क्या करना जरूरी है ताकि ये टेक्निक सही से काम करे। मिररिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है साइलेंस। जब आप किसी के शब्द दोहराते हैं, उसके बाद कम से कम 3 से 4 सेकंड का पॉज देना जरूरी है। यह खामोशी ही असली काम करती है। इंसान का दिमाग उस गैप को भरने की कोशिश करता है और वो खुद ब खुद ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है। अगर आप तुरंत अपनी बात बोलने लगते हैं तो मिरर का पूरा असर खत्म हो जाता है। अगर अब तक आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, इससे चैनल को बढ़ने में मदद मिलती है। अगली बार जब कोई आपसे कुछ कहे जो अनक्लियर हो या जहां आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ उनके आखिरी 1 से 3 इंपॉर्टेंट शब्द क्यूरियस टोन में दोहराएं और फिर चुप हो जाएं। अपनी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स रखें और जल्दी में जवाब देने की कोशिश ना करें। तो चलिए अब देखते हैं आप आज ही क्या कर सकते हैं इसे प्रैक्टिस करने के लिए। आज कम से कम 2 कॉन्वर्सेशंस में मिररिंग ट्राई करें, चाहे ऑफिस में हो या घर पर। बस ध्यान रखें कि दोहराने के बाद कम से कम 3 सेकंड की खामोशी जरूर दें। इसे अपनी आदत बनाने के लिए आप एक 7 डे एक्शन प्लान आजमा सकते हैं। पहले और दूसरे दिन सिर्फ ऑब्जर्व करें। ध्यान दें कि लोग कैसे बात करते हैं और उनके आखिरी शब्दों को नोट करें। तीसरे दिन से 5वें दिन तक रोज कम से कम 2-3 कॉन्वर्सेशंस में एक्टिव मिररिंग प्रैक्टिस करें, साइलेंस के साथ। और छठे और 7वें दिन मिररिंग को एक मुश्किल कॉन्वर्सेशन में यूज करें, जैसे किसी डिसएग्रीमेंट या नेगोशिएशन में, और अपने रिजल्ट ऑब्जर्व करें। अगर आप इसे एक 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में बदलना चाहते हैं तो पहले 2 हफ्तों में मिररिंग को अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में नेचुरल बनाएं, बिना फोर्स किए, और आखिरी 2 हफ्तों में मिररिंग को लेबलिंग के साथ कंबाइन करना शुरू करें, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे, ताकि एक डीपर कनेक्शन बनाया जा सके। अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए खुद से पूछें, क्या आपने इस हफ्ते रोज मिररिंग प्रैक्टिस की? क्या लोग आपसे ज्यादा खुलकर बात करने लगे हैं?
क्या किसी कॉन्वर्जेशन में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो पहले नहीं मिलती थी? एक रिफ्लेक्शन क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना चाहिए। क्या आप किसी कॉन्वर्जेशन में जवाब देने की जल्दी में होते हैं या सामने वाले को पूरा बोलने देते हैं? हमेशा याद रखें, सबसे गहरी बातचीत अक्सर खामोशी के उस छोटे से गैप में छुपी होती है जो आप दोहराने के बाद छोड़ते हैं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे लेबलिंग की, यानी दूसरों की इमोशंस को नाम देने की कला जो उनके रेजिस्टेंस को तुरंत कम कर देती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक का पहला पार्ट पसंद आया हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं पंकज कुमार राज और आप सुन रहे थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। अगले पार्ट में हम बाकी मेजर चैप्टर्स को डीप डिटेल्स और एक्शन प्लान्स के साथ कवर करेंगे। मिलते हैं अगले पावरफुल सेगमेंट में। क्रिस वोस कहते हैं कि नेगोशिएशन में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम इमोशंस को अवॉइड करके सिर्फ लॉजिक से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनका कहना है कि इमोशंस ही असली ऑब्स्टिकल नहीं बल्कि असली रास्ता है। इसके लिए वह एक टेक्निक बताते हैं, लेबलिंग, यानी दूसरे इंसान की फीलिंग्स को जुबान देना, उन्हें जज किए बिना। हर इमोशन के दो हिस्से होते हैं, जो दिखता है और जो उसके पीछे छुपा होता है। अच्छे नेगोशिएटर्स सिर्फ ऊपर वाली इमोशन नहीं बल्कि उसके पीछे की असली वजह को पहचानते हैं और उसे नाम देते हैं। जैसे ऐसा लगता है कि आपको इस डिसीजन से डर लग रहा है। जब किसी डर या चिंता को खुले में नाम दिया जाता है तो उसका असर धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी के साथ वो एक और टूल बताते हैं, एक्यूजेशन ऑडिट, यानी नेगोशिएशन शुरू करने से पहले ही वो सारी बुरी बातें खुद बोल देना जो सामने वाला इंसान आपके बारे में सोच सकता है। इससे उनका गुस्सा या शक पहले ही कम हो जाता है। एक हॉस्टेज सिचुएशन में जब किडनैपर्स घंटों तक बाहर नहीं आ रहे थे, वो उसने अपनी शांत और धीमी लेट नाइट FM DJ आवाज में बार बार उनके अंदर के डर को नाम दिया। जैसे ये कहना कि ऐसा लगता है कि आपको डर है कि बाहर आने पर आपको नुकसान हो सकता है। घंटों इस टेक्निक को दोहराने के बाद किडनैपर्स खुद बाहर आ गए। वजह सिंपल थी, जब उनका सबसे गहरा डर खुले में बोला गया तो वो उतना डरावना नहीं रहा। सोचो, आप किसी क्लाइंट को एक नया प्रपोजल प्रेजेंट कर रहे हैं और आपको पता है वो सोच सकते हैं कि आप सिर्फ अपना कमीशन बढ़ाना चाहते हैं। आप सीधा बोल सकते हैं, शायद आपको लग रहा हो कि मैं सिर्फ अपना फायदा देख रहा हूं इस प्रपोजल में। ये सुनते ही क्लाइंट का गार्ड हल्का हो जाता है क्योंकि उनका अंदेशा खुद आपने ही बोल दिया। अब वो उसे डिफेंड करने की जगह आपकी बात सुनने लगते हैं। लेबलिंग का सबसे जरूरी नियम है, कभी आई, मैं से शुरू न करें। जैसे ही आप मुझे लगता है कहते हैं, सामने वाला इंसान महसूस करता है कि ये बात आपके बारे में है, उनके बारे में नहीं। इसकी जगह ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सेंटेंसेस यूज करें। इससे बात उनके एक्सपीरियंस पर फोकस रहती है, आपकी ओपिनियन पर नहीं। और लेबल देने के बाद तुरंत बोलना बंद कर दें। खामोशी ही असली काम करती है। किसी भी मुश्किल बातचीत से पहले अपने आप से 3 से 5 ऐसी बातें पूछें जो सामने वाला इंसान आपके बारे में सोच सकता है, चाहे वो गलत हो या सही। फिर बातचीत शुरू करते हुए उन्हें खुद ही बोल दें। इससे आप एक्यूजेशन ऑडिट परफॉर्म कर रहे होते हैं और नेगेटिविटी को पहले ही खत्म कर देते हैं। आज किसी भी मुश्किल कॉन्वर्सेशन से पहले एक छोटा एक्यूजेशन ऑडिट लिखें। 3 ऐसी बातें जो दूसरा इंसान आपके बारे में सोच सकता है और उन्हें कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में खुद बोल दें। ज्यादातर लोग नेगोशिएशन में हाँ सुनने के पीछे भागते हैं और ना से डरते हैं, लेकिन क्रिस वोस कहते हैं कि यह सोच बिल्कुल उल्टी है। हाँ अक्सर खोखला होता है, जबकि ना असल में नेगोशिएशन की सबसे सुरक्षित और ईमानदार शुरुआत होती है। हर इंसान की 2 बुनियादी जरूरतें होती हैं, सुरक्षित महसूस करना और कंट्रोल में होना। जब हम किसी से जल्दी हाँ मांगते हैं, वो अपने आप को ट्रैप्ड महसूस करता है और डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन जब हम उन्हें ना कहने की आजादी देते हैं, उनका दिमाग रिलैक्स होता है
क्योंकि उन्हें लगता है कि कंट्रोल उनके हाथ में है। इसी वजह से ना नेगोशिएशन को रोकता नहीं, बल्कि असली ईमानदार बातचीत का दरवाजा खोलता है। वो बताते हैं कि हाँ, 3 तरह के होते हैं। काउंटरफीट, नकली, जो सिर्फ कॉन्वर्जेशन खत्म करने के लिए बोला जाता है। कंफर्मेशन, एक सिंपल हाँ या ना सवाल का जवाब बिना किसी कमिटमेंट के। और कमिटमेंट, असली, जहां इंसान सच में एक्शन लेने के लिए तैयार होता है। एक रिसर्च में बताया गया कि जब एक पॉलिटिकल फंडरेजर ने अपने कॉल्स ना ओरिएंटेड बनाए, जैसे क्या अभी बात करने का सही समय नहीं है, तो उनका रिस्पॉन्स रेट 23% तक बढ़ गया, क्योंकि लोगों को ना कहने की आजादी मिलते ही वो ज्यादा खुलकर बात करने लगे। मान लीजिए आप किसी पुराने क्लाइंट को दोबारा कनेक्ट करना चाहते हैं जो आपके ईमेल का जवाब नहीं दे रहा। सीधा क्या आप इंटरेस्टेड हैं पूछने की जगह आप लिख सकते हैं, क्या आपने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है? यह सवाल उन्हें ना कहने का मौका देता है, जैसे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा। और इसी ना के साथ वो खुद ही बातचीत आगे बढ़ा देते हैं। ना कहना इंसान के लिए एक सेल्फ प्रोटेक्शन का तरीका है। जब वह ना जब बोल देते हैं, उनका दिमाग महसूस करता है कि उन्होंने अपनी रक्षा कर ली, और इसी राहत के बाद वो ज्यादा शांत होकर ज्यादा खुले दिमाग से सुनने लगते हैं। इसलिए जल्दी हाँ के पीछे भागना गलती है। बेहतर है कि आप धीरे धीरे ईमानदारी से ना का रास्ता दें, ताकि असली कमिटमेंट तक पहुंच सके। अगली बार जब आप किसी से कोई कमिटमेंट चाहते हैं, सीधा हाँ मांगने की जगह ऐसा सवाल पूछें जिसका जवाब ना में आ सके, जैसे क्या ये आइडिया आपके लिए बेकार है, या क्या मैं आपको गलत समय पर डिस्टर्ब कर रहा हूं। इससे दूसरा इंसान सुरक्षित महसूस करेगा और असली बात खुलकर बोलेगा। आज किसी भी मुश्किल कॉन्वर्जेशन या ईमेल में सीधा हाँ मांगने की जगह एक ना ओरिएंटेड सवाल ट्राई करें और देखें पर्च कैसा महसूस होता है। क्रिस वोज बताते हैं कि नेगोशिएशन में सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब सामने वाला इंसान कहता है दैट्स राइट, यानी बिल्कुल सही। यह सिर्फ एक अग्रीमेंट नहीं होता, बल्कि एक गहरा पल होता है जब वो इंसान महसूस करता है कि आपने उनकी पूरी दुनिया, उनकी सोच, उनकी पोजीशन को सही से समझा है। यू आर राइट और दैट्स राइट सुनने में मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन इनका असर बिल्कुल अलग होता है। जब कोई यू आर राइट कहता है, अक्सर वो सिर्फ कॉन्वर्जेशन को जल्दी खत्म करना चाहता है। जैसे बचपन में हम अपने पेरेंट्स की डांट सुनते हुए जल्दी से हाँ आप सही है बोल देते थे बिना सुने के। लेकिन दैट्स राइट तब आता है जब आप सामने वाले इंसान को धीरे धीरे उनकी ही बातों से एक लॉजिकल नतीजे तक ले जाते हैं, और वो खुद अपने दिमाग में कनेक्ट करते हैं कि जो आपने कहा वो सही है। ये उन्हें ज्यादा एंगेज्ड बनाता है, सिर्फ पलाइट नहीं। वो एक फॉर्मूला बताते हैं जिससे दैट्स राइट हासिल होता है। समरी, यानी पैराफ्रेजिंग, अपने शब्दों में दूसरे की बात दोहराना, प्लस लेबलिंग, उनकी इमोशंस को नाम देना। जब आप किसी की पूरी सिचुएशन को इस तरह वापस उनके सामने रखते हैं जैसे उनकी ही दुनिया को उन्हें दिखाते हैं, तो उनके पास सिर्फ एक ही जवाब बचता है, दैट्स राइट। बुक समरी एनालिसिस के मुताबिक ये टेक्निक सैलरी नेगोशिएशन से लेकर हाई स्टेक्स बिजनेस डील्स तक हर जगह काम करती है, क्योंकि इंसान को समझे जाने का एहसास सबसे ज्यादा कन्विंस करता है। सोचो आप अपनी टीम को एक नया प्लान समझा रहे हैं और उनका रिप्लाई आता है, हाँ ठीक है, आप सही है, यहां रुक मत जाइए। यह सिर्फ एक पलाइट जवाब हो सकता है। इसकी जगह उनकी सिचुएशन को अपने शब्दों में वापस रखें, जैसे ऐसा लगता है कि आप वर्कलोड को लेकर चिंता में हैं और यह प्लान उससे और बढ़ा सकता है। और अगर वो कहते हैं हाँ बिल्कुल यही बात है, तभी समझिए कि असली कनेक्शन बना है। एक दैट्स राइट अभी झुठला हो सकता है अगर इंसान सिर्फ कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए वो एक रूल ऑफ 3 बताते हैं, यानी सैम कमिटमेंट को 3 अलग तरीकों से कंफर्म करवाना, जैसे कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस, समरी और लेबलिंग के थ्रू। लगातार 3 बार ईमानदारी से हाँ
बिल्कुल बोलना मुश्किल होता है। इससे आपको पता चल जाता है कि कमिटमेंट असली है या सिर्फ दिखावा। किसी भी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट के बाद उस कमिटमेंट को 3 अलग तरीकों से दोबारा पूछें। एक बार समरी से, एक बार लेबलिंग से और एक बार एक कैलिब्रेटेड हाउ सवाल से, जैसे अगर हम ट्रैक से हट गए तो हम क्या करेंगे। अगर तीनों बार जवाब कंसिस्टेंट और ईमानदार लगे तो कमिटमेंट असली है। आज किसी भी कॉन्वर्जेशन में अगर कोई आपसे योर राइट कहे, रुक जाइए और उनकी सिचुएशन को अपने शब्दों में वापस रखें ताकि असली दैट्स राइट मिल सके। क्रिस वोस के मुताबिक लोग फंडामेंटली इमोशनल और इरैशनल होते हैं, पूरा लॉजिकल नहीं। एक अच्छा नेगोशिएटर सामने वाले इंसान की असली मोटिवेशन को देखता है और उनकी रियलिटी को धीरे धीरे मोड़कर अपने फायदे की तरफ ले जाता है, बिना जबरदस्ती किए, सिर्फ परसेप्शन और फ्रेमिंग से। साइकोलॉजिस्ट्स डैनियल कहनेमान और एमोस ट्वर्स्की ने प्रोस्पेक्ट थ्योरी नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि लोग कुछ खोने के डर से, कुछ पाने की खुशी से ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। इसे लॉस अवर्जन कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप सामने वाले इंसान को यह महसूस करवा दें कि डील न होने से उन्हें कुछ खो देना पड़ेगा, तो वो उसे रोकने के लिए ज्यादा तैयार होंगे, सिर्फ फायदा दिखाने से ज्यादा असरदार। इसी के साथ फेयरनेस का एहसास भी बहुत पावरफुल होता है। जब लोग खुद को फेयरली ट्रीट होते हुए महसूस करते हैं, उनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रिसर्च के मुताबिक यूसी बर्कली के प्रोफेसर डॉन मोरे ने पाया कि जब नेगोशिएटर्स अपने काउंटर पार्ट को अपनी डेडलाइन बताते हैं तो उन्हें अक्सर बेहतर डील मिलती है, क्योंकि इससे दूसरी तरफ को लगता है कि समय सीमित है और उन्हें जल्दी फैसला लेना होगा। इसी तरह जब किसी कंपनी का क्वार्टर खत्म होने वाला होता है, उनके सेल्स पीपल यूजुअली ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम प्रेशर होता है। सोचो, एक क्लाइंट आपसे कहता है, हमने आपको फेयर ऑफर दिया है। यह अक्सर एक डिफेंसिव टैक्टिक होती है ताकि आप अपनी मांग छोड़ दें। आप सीधा इसे एक्सेप्ट करने की जगह पूछ सकते हैं, फेयर? ऐसा लगता है कि आप इसका एविडेंस देने के लिए तैयार हैं। इससे उन्हें अपनी बात साबित करनी पड़ती है, न कि सिर्फ शब्द फेयर यूज करके आपको चुप कराना। वो एक पॉजिटिव तरीका भी बताते हैं फेयरनेस यूज करने का। नेगोशिएशन शुरू करते हुए कहना, मैं चाहता हूं कि आपको हमेशा फेयर ट्रीट किया जाए। अगर कभी लगे कि मैं अनफेयर हो रहा हूं, मुझे रोक दीजिएगा, हम उसे तुरंत ठीक करेंगे। यह सेंटेंस तुरंत एक ऑनेस्ट और एम्पैथेटिक टोन सेट कर देता है और सामने वाले इंसान का गार्ड नीचे आ जाता है। जब भी पॉसिबल हो, प्राइस या नंबर वाली बातचीत में सामने वाले इंसान को पहले बोलने दें। इससे आपको उनकी सोच का अंदाजा मिलता है, बिना अपनी तरफ से पहले कोई एंकर सेट किए। अगर आप खुद नंबर देना चाहते हैं तो एक रेंज दें, जिससे आप ज्यादा एग्रेसिव नहीं लगते, लेकिन अपना असली टारगेट भी हाई रख पाते हैं। आज किसी भी नेगोशिएशन या डिस्कशन में फेयरनेस का पॉजिटिव वर्जन यूज करें। साफ कह दे कि आप फेयर ट्रीटमेंट चाहते हैं और देखें कैसे टोन बदलता है। क्रिस वोस का 7वां सबक है, असली कंट्रोल उसका नहीं होता जो बात करता है, बल्कि उसका होता है जो सही सवाल पूछता है। वोस बताते हैं कि अगर आप सामने वाले इंसान को यह महसूस करवा दे कि कंट्रोल उनके हाथ में है, तो वो खुद अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके लिए तैयार कर देते हैं। कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस वो ओपन एंडेड सवाल होते हैं जो हाउ, कैसे या व्हाट, क्या से शुरू होते हैं, जैसे मैं ये कैसे करूं, या आपके लिए इसमें सबसे जरूरी क्या है। ये सवाल सामने वाले इंसान को सोचने और खुद जवाब ढूंढने पर मजबूर करते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो कॉन्वर्सेशन कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि असल में आप उन्हें अपनी तरफ गाइड कर रहे होते हैं। वोस वाई, क्यों से शुरू होने वाले सवालों से बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि वाई अक्सर एक एक्यूजेशन जैसा लगता है और सामने वाले को डिफेंसिव बना देता है। वोस बताते हैं कि उनका पसंदीदा कैलिब्रेटेड सवाल है, मैं ये कैसे करूं। ये सवाल उन्हें कई मुश्किल, लगभग नामुमकिन सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद करता है, क्योंकि इससे सामने वाले इंसान खुद इंफॉर्मेशन शेयर करता है
और एक सल्यूशन भी सजेस्ट कर देता है, बिना ये महसूस किए कि उनसे कुछ मांगा गया है। बुक समरी एनालिसिस के मुताबिक इस तरह के सवाल एफबीआई नेगोशिएशन से लेकर बिजनेस डील्स तक हर जगह इंसान को अपनी असली जरूरत और लिमिट्स बता देने के लिए मजबूर कर देते हैं। सोचो, आपका बॉस आपको एक असंभव डेडलाइन देता है। सीधा ये मुमकिन नहीं है कहने की जगह आप पूछ सकते हैं, मैं इस काम को इतने कम समय में कैसे पूरा करूं? ये सवाल उन्हें खुद सोचने पर मजबूर करता है। या तो वो ज्यादा समय देते हैं, या एक्स्ट्रा रिसोर्सेज या प्रायोरिटीज बदलते हैं, बिना आपको ना कहने की जरूरत पड़े। जब इंसान महसूस करता है कि उसके पास कंट्रोल नहीं है, उसका दिमाग एक हॉस्टेज मेंटालिटी अपना लेता है। यानी या तो वो बहुत डिफेंसिव हो जाता है या बहुत अग्रेसिव। लेकिन जब आप उन्हें कैलिब्रेटेड सवाल पूछकर उनसे मदद मांगते हैं, उनका दिमाग हेल्पर मोड में आ जाता है। और इस मोड में लोग नेचुरली ज्यादा कोऑपरेटिव और ओपन होते हैं। अगली बार जब आपको किसी से कुछ चाहिए या किसी मुश्किल सिचुएशन का सामना हो, सीधा डिमांड करने की जगह एक हाउ या व्हाट सवाल तैयार करें। जैसे, हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? या आपके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? फिर चुप होकर उनका जवाब सुने। आज किसी भी मुश्किल रिक्वेस्ट या डिसएग्रीमेंट में एक वाई सवाल की जगह उसे हाउ या व्हाट में बदल कर पूछें और पर्च ऑब्जर्व करें। क्रिस वोस कहते हैं कि सिर्फ हाँ सुन लेना काफी नहीं है। अगर इंप्लीमेंटेशन का प्लान क्लियर ना हो तो वो हाँ बेकार है। इसके साथ ही नेगोशिएशन में यह पहचानना भी जरूरी है कि सामने वाला इंसान सच बोल रहा है या नहीं। कई बार लोग एक डील के लिए हाँ बोल देते हैं, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है वही डील फेल हो जाती है, क्योंकि दोनों तरफ को क्लैरिटी नहीं थी कि असल में होगा क्या। इसलिए वो सजेस्ट करते हैं कि अग्रीमेंट के तुरंत बाद कैलिब्रेटेड हाउ सवाल पूछें। जैसे, हम कैसे जानेंगे कि हम सही ट्रैक पर हैं? या अगर हम ट्रैक से हट गए तो हम क्या करेंगे? ये सवाल इंप्लीमेंटेशन का एक कॉन्क्रीट प्लान बना देते हैं और कमिटमेंट को सिर्फ शब्दों से आगे बढ़ाते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर दीपक मल्होत्रा और उनकी टीम ने एक रिसर्च में पाया कि झूठ बोलने वाले लोग सच बोलने वालों से ज्यादा शब्द यूज करते हैं, और वो बार बार थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जैसे वो, उन्होंने, उसने यूज करते हैं अपने आप को उस झूठ से दूर रखने के लिए। इस फेनोमेनन को पिनोकियो इफेक्ट नाम दिया गया। जिस तरह पिनोकियो की नाक झूठ बोलने पर बढ़ती थी, उसी तरह इंसान के शब्दों की संख्या झूठ के साथ बढ़ती है। सोचो, आप किसी वेंडर से पूछते हैं कि क्या वो डेडलाइन कंप्लीट कर पाएंगे, और वो कहते हैं हाँ, लेकिन उनकी आवाज में थोड़ी हेजिटेशन है। आप सीधा बोल सकते हैं, मैंने हाँ सुना, लेकिन लगता है आपकी आवाज में थोड़ी झिझक है। इससे वो अपनी असली चिंता शेयर करने लगते हैं, जो शायद हाँ के पीछे छुपी थी। यूसीएलए के साइकोलॉजी प्रोफेसर एल्बर्ट मेहरबिया ने एक फेमस 7-38-55 रूल दिया, जिसके मुताबिक किसी मैसेज का सिर्फ 7% हिस्सा शब्दों से आता है, 38% आवाज के टोन से और 55% बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के एक्सप्रेशन से। इसका मतलब है कि अगर शब्द और बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं करते, तो बहुत संभावना है कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है या डील से कंफर्टेबल नहीं है। किसी भी कमिटमेंट के बाद 2 चीजें करें। पहला, एक कैलिब्रेटेड हाउ सवाल पूछकर इंप्लीमेंटेशन प्लान क्लियर करें, और दूसरा, सामने वाले की टोन और बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करें कि वो शब्दों से मैच कर रहे हैं या नहीं। आज किसी भी कमिटमेंट के बाद सीधा अस्यूम करने की जगह पूछें, हम ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और नोट करें कि जवाब कितना क्लियर और कॉन्फिडेंट है। क्रिस वोस का नोवा सबक है, बार्गेनिंग को रैंडम गेसवर्क बनाने की जगह एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बनाएं। इसके लिए वह एक प्रूवन फ्रेमवर्क देते हैं जिसे एकरमैन मॉडल कहा जाता है, जो आपको यूजुअल बीच में मिलते हैं वाले आउटकम से बचाता है। एकरमैन मॉडल एक ऑफर काउंटर ऑफर सिस्टम है जिसमें आप अपना टारगेट प्राइस सेट करते हैं और फिर उसे 4 स्टेप्स में परस्यू करते हैं।
पहला ऑफर अपने टारगेट का 65%, फिर 85%, फिर 95% और आखिरी में 100%। हर बार बढ़ाने वाली रकम पहले से कम होती जाती है, जिससे सामने वाले इंसान को लगता है कि वो आपको पूरी तरह निचोड़ रहे हैं, जबकि असल में आप अपने ही टारगेट तक पहुंच रहे होते हैं। आखिरी नंबर को राउंड नहीं, बल्कि थोड़ा स्पेसिफिक रखना चाहिए, जैसे 35,000 की जगह 35,187। इससे वो नंबर ज्यादा जेन्युइन और फाइनल लगता है। एक उदाहरण के रूप में, अगर आपका टारगेट प्राइस है 100, चाहे वो डॉलर हो या कुछ और, तो एक्करमैन मॉडल के मुताबिक आप पहला ऑफर 65 से शुरू करेंगे। अगर डील नहीं बनती, तो आप 20% बढ़ाकर 85 तक जाते हैं, फिर 10% बढ़ाकर 95 और आखिर में सिर्फ 5% बढ़ाकर 100 तक पहुंचते हैं। हर इंक्रीज के बाद आप तामोशी से सामने वाले इंसान का काउंटर ऑफर का इंतजार करते हैं। खुद से अपनी ही बार्गेनिंग न करें। सोचो आप एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट से रेट नेगोशिएट कर रहे हैं। आपका टारगेट है 50,000 रुपए। एक्करमैन मॉडल के मुताबिक आप पहला ऑफर 32,500, 65% रखेंगे, फिर धीरे धीरे 42,500, फिर 60,500 और आखिर में 50,187 जैसे स्पेसिफिक नंबर तक पहुंचेंगे, हर स्टेप पर क्लाइंट का रिएक्शन वेट करते हुए। वो 3 मुख्य निगोशिएटर टाइप्स बताते हैं। एनालिस्ट्स, जो मेथोडिकल होते हैं, टाइम की फिक्र नहीं करते, डिटेल ओरिएंटेड। अकोमोडेटर्स, जो रिश्तों को वैल्यू करते हैं और रैपोर्ट बनाने पर फोकस करते हैं। और असर्टिव्स, जो टाइम को पैसा मानते हैं और सीधी बात करते हैं। अपनी स्टाइल पहचानना और सामने वाले की स्टाइल समझना दोनों जरूरी है, क्योंकि हर स्टाइल को अलग अप्रोच चाहिए होती है। किसी भी प्राइस नेगोशिएशन से पहले अपना क्लियर टारगेट सेट करें, फिर एक्करमैन के 65, 85, 95, 100 स्टेप्स लिख लें। साथ ही ऑब्जर्व करें कि सामने वाला इंसान एनालिस्ट है, अकोमोडेटर है या असर्टिव, और उसके हिसाब से अपनी पेस और टोन एडजस्ट करें। आज किसी भी नेगोशिएशन, चाहे वो छोटा हो, जैसे किसी दुकान में भावताव, के लिए एक एक्करमैन प्लान लिखें। अपना टारगेट और 65, 85, 95, 100 वाले स्टेप्स। क्रिस वोस किताब के आखिरी सबक में बताते हैं कि हर नेगोशिएशन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप नहीं जानते और जिनके बारे में आपको ये भी नहीं पता कि आप उन्हें नहीं जानते। इन्हें वो ब्लैक स्वैन्स कहते हैं, अननोन अननोन्स, और एक बार मिल जाए तो ये पूरी नेगोशिएशन का नतीजा बदल सकते हैं। ब्लैक स्वान शब्द वहां से आया जहां लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि काले रंग का स्वान भी हो सकता है, जब तक उन्होंने खुद देखा नहीं। नेगोशिएशन में भी ऐसी ही जानकारी होती है, कुछ ऐसा जो सामने वाले इंसान की असली मोटिवेशन, उनकी मजबूरी या उनकी सोच को पूरी तरह बदल देता है। वो कहते हैं कि ये जानकारी लेवरेज मल्टीप्लायर होती है, यानी छोटी सी बात भी बहुत बड़ा पर्ट डाल सकती है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि सामने वाला इंसान असल में क्या चाहता है या किस दबाव में है। वो अपनी किताब में विलियम ग्रिफिन नाम के एक बैंक रॉबरी हॉस्टेज केस का जिक्र करते हैं, जहां एफबीआई ये मानकर चल रही थी कि कोई भी किडनैपर डेडलाइन पर हॉस्टेज को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ऐसे में उनका पूरा लेवरेज खत्म हो जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ और इस घटना ने दिखाया कि सिर्फ अपने नोन नोन्स पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। हर नेगोशिएशन नया होता है और पुराना एक्सपीरियंस गाइड कर सकता है, लेकिन उससे अंधे होकर फॉलो नहीं करना चाहिए। सोचो आप एक घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और नेगोशिएशन के दौरान आपको पता चलता है कि सेलर किसी फाइनेंशियल प्रेशर में है, जैसे कोई लीगल केस या जॉब लॉस। ये जानकारी आपके लिए एक ब्लैक स्वान है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि सेलर जल्दी और कम प्राइस में भी डील करने के लिए तैयार हो सकता है, जो पहले आपको पता नहीं था। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या पूछना चाहिए, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि खजाना कहाँ छुपा है। इसलिए वो सजेस्ट करते हैं कि सवाल पूछते रहें, सामने वाले इंसान की टोन और बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करते रहें और उनके साथ थोड़ा पर्सनल फेस टाइम बिताएं,
क्योंकि 10 मिनट की आमने सामने बात घंटों की रिसर्च से ज्यादा रिवील कर सकती है। ये भी याद रखें कि सामने वाला इंसान खुद शायद न जाने कि उनके पास कोई जरूरी जानकारी है। किसी भी इंपॉर्टेंट नेगोशिएशन से पहले अपने आप से पूछें, ऐसी कौन सी जानकारी है जो मुझे पता नहीं लेकिन जो सब कुछ बदल सकती है। फिर बातचीत के दौरान क्यूरियस रहें, खुले सवाल पूछें और छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दें जो आम तौर पर नजरअंदाज हो जाती है। आज किसी भी मुश्किल कॉन्वर्सेशन में कम से कम एक ऐसा सवाल पूछें जो आम तौर पर नहीं पूछते, जैसे इसमें ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता, और देखें क्या नया निकल कर आता है।